Good afternoon. My name is Shreya. I study in 9th class. जियोसेपे मैनेजिनी इटली के क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए और 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कार कर दिया गया। उन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मसोई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप इटली के एकीकरण में मेजीना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने राजनीति का विरोध करते और राजनीतिक गणों के स्वप्न से रूढ़िवादियों को हराया। कावूर साइंडिया प्रेडिमा का मंत्री प्रमुख था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वह न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास करने वाला इतालवी अभिजात वर्ग में तमन्ना अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतरीन फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से साइंडिया प्रेडिमा की एक चतुर कूटनीति संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ, से साइंडिया प्रेडिमा की एक चतुरता कूटनीति संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ था, से साइंडिया प्रेडिमा 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। इससे इटली का उत्तरी भाग, जो ऑस्ट्रिया हैबिसरों के अधीन था, वो मुक्त हुआ। 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखने वाले पश्चिम यूरोप के लोगों का समर्थन पाकर यूनानी राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम समाज के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाई। अंततः 1832 की कुस्तुतिया की संधि ने यूनानी को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिससे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रजा के राज्य को ताज पहनाने की पोशाक की, तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोध थे। मुस्लिम समाज के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाई। अंततः 1832 की कुस्तुतिया की संधि ने यूनानी को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिससे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रजा के राज्य को ताज पहनाने की पोशाक की, तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोध थे। जहाँ कुल, वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिसने मजदूरी और कारीगरों के मांग का विरोध किया, जैसे वह उनका समर्थन खो बैठा। उदारवादी आंदोलन के अंतर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विस्थापित था। हालांकि आंदोलन में वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं
ने संस्कृत रूप में भाग लिया। उन्होंने अपनी राजनीतिक संगठन स्थापना किए अखबारों शुरू किया और राजनीति बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रह गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई था, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घ में खड़े होने दिया गया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक भावना पैदा हो सकती थी। वह इस प्रकार लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत सामना अधिक प्राप्त थे और एक नई फ्रांसीसी झंडे तिरंगा को चुना गया, जिसने पहले के ध्वज की जगह ले ली। इस गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। 4th पॉइंट, एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूमि भाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए सामान्य कानून बनाए। 5th, क्षेत्रीय बोलियों को हस्तोत्तोलित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। मारियान और जर्मनिया क्रमशः फ्रांस और जर्मनी राष्ट्र की महिला रूपिक थी। 19वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांतिकारी के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूप का प्रयोग किया। मारियान के चिन्ह स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे कि लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। इसी तरह जर्मनिया भी बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाती है, क्योंकि जर्मनी बलूत वीरता का प्रतीक है। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्ययुगीन जर्मनी लोगों के काफी व्यक्तिरूप थी और उन्होंने 1848 में उदारवादियों ने जर्मन महासंघर्ष के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्विवाद संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर राजशाही और फौजी ताकतों द्वारा राष्ट्र निर्माण की यह पहला प्राण के मदद से दरबार दी गई। बाद में प्रशा ने राष्ट्र एकीकरण में आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। प्रशा का प्रमुख ऑटो वॉन बिस्मार्क के प्रसिद्ध की 1948 में जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक स्वर जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई।
इसमें जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रयोग तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसने संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने पक्ष के राजा को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी से थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य विरोध का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों के मांग का विरोध किया, जिससे वह उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों का बल बुलाकर असेंबली को भंग कर दिया गया। राष्ट्रीय संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीति अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विस्थापित था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीति बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। के चुनाव के दौरान वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फेडरल संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक धुरा में खड़े होने दिया गया। माय नेम इज तुषार गुप्ता। जिसुस मैसली इटली के क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वह कार्बोनी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए और 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कार कर दिए गए। उन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मोसोई में यंग इटली और दूसरा वर्नन में यंग यूरोप। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने राजनीति का घोर विरोध करके और प्रजातंत्र गणतंत्रों के स्वप्न से रूढ़िवादियों को हराया। दूसरा काउंट कैमिलो दे कापुर सार्डिनिया पिएडमोंट का प्रमुख मंत्री था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वह ना तो एक क्रांतिकारी था ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम
अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमेंट की एक चतुराई कूटनीति संतुष्ट जिसने पीछे काबूल का हाथ था से सार्डिनिया पिडमेंट 1859 में अर्सिनाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। इससे इटली का उत्तरी भाग को आर्सेनियो हेबस्बर्गो के अधीन था मुक्त हुआ। थर्ड यूनियन स्वतंत्र युद्ध 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखने वाले पश्चिमी यूरोप के लोगों का समर्थन पाकर यूनियन राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम समाज के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंत 1832 की कुश्ती की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। फोर्थ फ्रैंकफर्ट संसद 1848 में जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक स्वर जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। इसमें जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रयोग तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसने संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने पक्ष के राजा को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी से थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य विरोध का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों के मांग का विरोध किया, जिससे वह उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों का बल बुलाकर असेंबली को भंग कर दिया गया। राष्ट्रीय संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा
विस्थापित था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीति बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फेडरल संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक धुरा में खड़े होने दिया गया। My name is Achal and I am studying 10th class. फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान के भाव पैदा करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। फर्स्ट, पृष्ठभूमि और नागरिक जैसे विचारों को एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया, जिसे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। सेकेंड, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिसने पहले राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। थर्ड, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें भूभाग में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून प्राप्त थे। फोर्थ, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय करके नागरिकों के समूह द्वारा किए जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। फिफ्थ, नई स्तुति रची गई, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। सिक्स्थ, क्षेत्र की अलग अलग भाषाओं की जगह पे एक भाषा को, फ्रेंच को एक राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। मारियान और जर्मनिया कौन थी? जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया था, उसका क्या मतलब था? मारियान और जर्मनिया क्रमशः फ्रांस और जर्मन की नारी रूपक थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान गणतंत्र, स्वतंत्र और न्याय जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूप का प्रयोग किया गया। मारियान के चिन्ह स्वतंत्र और गणतंत्र जैसे कलगी, टोपी, लाल टोपी आदि, और इसी तरह जर्मनिया को भी बालूत का मुकुट पहने दिखाया गया, क्योंकि उसे वीरता का प्रतीक माना जाता है। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में पता लगाएं। राष्ट्रीय भावनाएं मध्य वर्गीय लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन इन राजशाही और फौजी ताकतों द्वारा इसे प्रसा की पहल द्वारा दबा दिया गया। बाद में प्रसा ने ही इसके एकीकरण का नेतृत्व संभाल लिया। बाद में प्रसा के मंत्री ओटोवन बिस्मार्क ने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद के साथ वर्ष के दौरान डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी के साथ युद्ध किया और जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और जनवरी 1871 में वारसाई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा काइजर विलियम ने प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता लागू की गई, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। उसके तहत जन पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष सबकी बराबरी और संपत्ति के अधिकार को और सुरक्षित बनाया गया। डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड और इटली और जर्मनी को प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया और किसानों और भूदास्ता को जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया और यातायात और संचार व्यवस्था को और कुशल बनाया। क्रांति करने वाले आंदोलन। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। जोसेपे मैत्सेनी इटली का एक क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया और 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने वाले आंदोलन से उसे बहिष्कृत कर दिया।
गया। उसने दो भूमिगत संस्था की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली, दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इटली के एकीकरण में मैसेनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और प्रजातांत्रिक स्वप्न से रूढ़िवादी को हराया। काउंट कैमिली दे काबूर। काउंट कैमिल दे काबूर सार्डिनिया पिडमांट का मंत्री प्रमुख था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वह ना तो क्रांतिकारी था, न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। वह इटालवी भाषा से कई बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट की एक कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूल का हाथ था। सार्डिनिया पिडमांट ने 1859 में हैब्सबर्ग से युद्ध किया और जीत हासिल की, और फिर इससे इटली का उत्तरी भाग, जो हैब्सबर्ग के अधीन था, मुक्त हुआ। यूनानी स्वतंत्र युद्ध। 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानी की आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखने वाले पश्चिमी यूरोप का समर्थन पाकर मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया गया। अतः 1832 में कस्तूनतुनिया की संधि द्वारा यूनान को एक राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुई। Good morning to all of you. My name is Arpit. I study in 10th class. जोसेपी मैसनी कौन थे? जोसेपे मैसेनी इटली के क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए और 24 साल की व्यवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया। उन्होंने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इटली के एकीकरण में मैसेनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने दो महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के स्वान से रूढ़िवादियों को हराया। 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति यूनानी की आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रगति सहानुभूति रखने वाले पश्चिमी यूरोप के लोगों का समर्थन पाकर यूनानी का राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम का विरोध करके फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामूहिक भावना पैदा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेकों कदम उठाए, और यह कुछ इस प्रकार थे। पितृभूमि और नागरिक विचार ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पे बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत अधिकार प्राप्त थे। दूसरा, एक नया झंडा चुना गया। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। तीसरा, स्टेट जनरल के चुनाव को सक्रिय नागरिक द्वारा कर दिया गया, जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा, नई स्तुतियाँ रची गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और यह राष्ट्र के नाम हुआ। पांचवा, एक नया केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें
जिसमें वह अपने भूभाग में रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। छठा क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच लिखी और बोली जाने लगी, और यही क्षेत्रीय भाषाओं को हतोत्साहित कर दिया गया और पेरिस में फ्रेंच बोली और लिखी जाने लगी, और यही अंत में राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्वेश्चन, जूसेपे मैथ्यूनी इटली का एक क्रांतिकारी था। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए और 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण उनको बहिष्कृत कर दिया गया। उन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की, पहला मार्सेई में यंग इटली, दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इटली के एकीकरण में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के स्वप्न से रूढ़िवादियों को हराया। क्वेश्चन, काउंट कैमिलो दे कावूर सार्डिनिया पिडमोंट का मंत्री प्रमुख था, जिसने इटली के एकीकरण करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वह ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही राजतंत्र में विश्वास करने वाला था। इतालवी अभिजात वर्ग के सभी अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह भी इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक जिसके पीछे कावूर का हाथ था, जिससे सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ, जिससे इटली का उत्तरी भाग जो कि ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था, वह आज़ाद हो गया। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। प्राचीन यूनान संस्कृति में सहानुभूति रखने वाले यूरोप के लोगों का समर्थन पाकर यूनानी राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध होकर यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंततः 1832 में कुस्तुनतुनिया संधि के दौरान यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। फ्रैंकफर्ट सांसद 1848 में जर्मन के इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान देने का फैसला किया और 18 मई 1848 में 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। इसमें जर्मन के लिए एक संविधान का प्रारूप किया गया। यह राष्ट्रीय अध्यक्षता उस राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा को ताज पहनाने की पेशकश करी, तब उसने उसको अस्वीकार करके उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया और संसद का सामान्य आधार कमजोर हो गया और वहां मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों
मजदूरों और कारीगरों की मांग को अस्वीकार करके उनका समर्थन खो बैठे। अंततः सैनिकों को बुलाकर संसद भंग कर दी गई। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा काफी हद राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा काफी विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन के अंदर वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अपने अखबार शुरू किए और अपनी राजनीतिक बैठकें और प्रदर्शनों में शिरकत की। लेकिन इसके बावजूद असेंबली के चुनाव के मताधिकार से उन्हें वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद आयोजित हुई, तब महिलाओं को बस प्रेक्षक की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। Good morning to all of you. My name is Ravi. I study in 10th standard. जेसिपे मेस्तनी इटली के क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वे कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए और 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया। उन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मेसाई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इटली के एकीकरण में मेसनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के स्वप्न से रूढ़वादियों को हराया। काउंट कैमिलो दे कावुड सर्डिनिया पिडामोंट का मंत्री मुख्य था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वह न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रांस बोलता था। फ्रांस से सर्डिनिया पिडामोंट की एक चतुर कूटनीति संधि जिसके पीछे काबुल का हाथ था। सर्डिनिया पिडामोंट 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। इससे इटली का उत्तरी भाग, जो ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्गों के अधीन था, मुक्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 1821 में यूरोप के क्रांति राष्ट्रवाद की प्रकृति के यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखने वालों पश्चिमी यूरोप के लोग का सामर्थ्य पाकर यूनानी राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंततः 1832 की कुस्तुंतिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। नेक्स्ट पॉइंट, 1848 में जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर मिलकर एक
सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। 18 मई 1848 को 1821 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ। इसमें जर्मन राष्ट्र के संविधान का प्रस्ताव तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक जैसे राज्य। My name is Rohit. I study in 9th class. My school name is Saint Mother Teresa Public School. Giuseppe Mazzini इटली के क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वे कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए और 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कार कर दिया गया। उन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मैसोई में यंग इटली और दूसरा वन में यंग यूरोप इटली के एकीकरण में मेज़नी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने राजतंत्र का घोर विरोध करते और उन्हें रूढ़िवादियों को हराया। 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रक्रिया से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखने वाले पश्चिम यूरोप के लोगों का समर्थन पाकर यूनानी राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम सम्राट को विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। यूनान को एक राष्ट्र की मान्यता दी। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। उदारवादी आंदोलन के आधार महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवाद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किया, अखबार शुरू किया और राजनीतिक बैठकों और Good evening to all of you. My name is Diksha. I am in 10th standard. Giuseppe Mazzini इटली का एक क्रांतिकारी था। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के और 24 वर्ष की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था। उन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्से में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। इटली के एकीकरण में मैज़नी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने राजतंत्र का घोर विरोध करके रूढ़िवादियों को हराया। काउंट कैमिलो दे काबूर सार्डिनिया पिडमोंट के मंत्री प्रमुख था। जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वह ना तो कोई क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित नागरिकों की तरह वह भी इतालवी से कई बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की चतुर संधि जिसके पीछे काबूर का हाथ था से सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हराने में कामयाब हुआ। इससे इटली का एक उत्तरी भाग जो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था मुक्त हुआ।
यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। प्राचीन यूनानी संस्कृति में सहानुभूति रखने वाले पश्चिमी यूरोप के लोगों का समर्थन पाकर यूनानी राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंततः 1832 की कुस्तुंतिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। फ्रैंकफर्ट संसद। 1848 में जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। 18 मई 1848 में 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। इसमें जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वही संसद का सामाजिक आधार बन गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों के मांग का विरोध किया। वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाकर असेंबली को खत्म कर दिया गया। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या से महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिन्होंने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं ने केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भावना पैदा करने के लिए ऐसे अनेक कदम उठाए। पहला, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे संविधान के अंतर्गत बराबर अधिकार प्राप्त हुआ। एक नए फ्रांसीसी झंडे का चुनाव किया गया, जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए बराबर कानून बनाए गए। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और यह सब फ्रांस में बोली जाने वाली बोली लिखी और बोली जाने लगी। उसे राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया गया। मारियन और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? मारियन और जर्मेनिया फ्रांस और जर्मन की महिला रूपक थी। 19वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारियों का प्रयोग किया।
मारियान के चिन्ह स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे कि लाल टोपी, तिरंगा, कलगी। इसी तरह जर्मेनिया भी बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन में बलूत वीरता का प्रतीक है। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? अपने शासन वाले क्षेत्रों को अपने शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। पहला, नेपोलियन ने 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, लागू किया, जिसके तहत जन पर आधारित विशेषधाराओं को समाप्त कर दिए गए। उसने कानून के समक्ष बराबरी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। दूसरा, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। आमंती व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को शुल्क से मुक्ति दिलाई। तीसरा, शहरों में भी कारीगरों ने श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हरा दिया गया। यातायात को सुधारा गया।